Hello students, today we will discuss three compounds cycloheptatrienyl cation, cycloheptatrienyl radical and cycloheptatrienyl anion. इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है. So this is cycloheptatrienyl cation. It is called the tropylium ion. दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड. सो व्हाट इज एरोमेटिसिटी, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. एरोमेटिसिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंडीशन. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एरोमेटिसिटी है या वो एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसके लिए काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं एरोमेटिक होने के लिए. ऑर्गेनिक का जो मॉलिक्यूल है वो जो है अगर वो एरोमेटिक है तो उसमें प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन उसमें होना चाहिए और उसको हकल रूल को फॉलो करना चाहिए. सो दीज आर द फोर कंडीशंस. प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए एंड कॉन्जुगेशन होना चाहिए मॉलिक्यूल में, मीन्स सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए एंड उसको हकल रूल को फॉलो करना चाहिए. इट मीन्स इट शुड कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर हम थियोरेटिकल स्टैंड पॉइंट देखें एरोमेटिक कंपाउंड्स का, aromatic compound must have a molecule that contains cyclic cloud of delocalized pi electrons. उसमें जो है delocalized pi electrons होने चाहिए above and below the plane of a molecule. In addition, the pi cloud must contain a total of 4n+2 pi electrons. और उसमें जो है हकल रूल को भी उसको फॉलो करना चाहिए. हकल रूल क्या चीज है? दैट इज 4n+2 rule. It is a specific property of planar cyclic conjugated molecules that helps to predict a molecule possesses aromaticity or not. अगर उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तभी वो कंपाउंड जो है एरोमेटिक होगा या वो कंपाउंड जो है एरोमेटिसिटी को फॉलो करेगा, अदरवाइज वो फॉलो उसको नहीं करेगा. तो हकल रूल के अकॉर्डिंग टू हकल रूल द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड एंड प्लेनर मॉलिक्यूल मस्ट बी 2, 6, 10, 14 एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4. ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी कोई भी अगर प्लेनर मॉलिक्यूल है या जो एरोमेटिक कंपाउंड है, एवरी कार्बन मस्ट हैव एन पी ऑर्बिटल. जैसे सपोज हम लोगों ने बेंजीन का अगर हम मॉलिक्यूल देखें तो इसमें जो है हर एक कार्बन के पास में पी ऑर्बिटल होना चाहिए एंड इट शुड बी एम्प्टी, या तो एम्प्टी होना चाहिए या उसमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग. अगर ये प्लेन है उसका कंपाउंड का तो इसके परपेंडिकुलर ये होना चाहिए एंड शुड बी कैपेबल ऑफ कंजुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. और उसको अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स के कंजुगेशन करने के लिए. सपोज अगर हम एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, सपोज अगर यहां पर ये पी ऑर्बिटल नहीं है तो इसमें कंजुगेशन या डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा. तो हर एक कार्बन एटम के पास में पी ऑर्बिटल होना चाहिए एंड इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग. अगर हम इसको ये स्ट्रक्चर को देखें, क्योंकि इसमें जो डीलोकेलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है, सपोज ये जो है पी ऑर्बिटल है, दीज आर द परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग. सो ये जो है हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से जो है या पी ऑर्बिटल दूसरे से ओवरलैपिंग इसकी हो सकती है. और यहां पर ये जो है कोई भी पी ऑर्बिटल किसी भी पी ऑर्बिटल से ये इससे जो है ओवरलैपिंग कर सकता है, ये इससे ओवरलैपिंग कर सकता है, ये इससे कर सकता है. इट मींस एवरी पी ऑर्बिटल जो है वो इक्वल है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू से हियर, ये इससे कर सकता है, देन ये यहां भी कर सकता है, फिर ये यहां कर सकता है, ये यहां कर सकता है and this overlap can overlap here and this overlap can here. तो every p orbital, हर कार्बन के पास में p ऑर्बिटल होना चाहिए और वो सब एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर सकते हैं. तो यहां पर जो हम क्लाउड की बात करते हैं, जब उसमें ओवरलैपिंग हो जाती है, उस ओवरलैपिंग की वजह से ही उसमें जो है
पाई क्लाउड बनता है। दिस इज द बेंजीन का प्लेन ऑफ रिंग है और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हर पी ऑर्बिटल एक दूसरे से जो है वो ओवरलैपिंग वहां पे हो सकती है। दैट इज द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। सो यू कैन सी हियर दिस इज द पाई क्लाउड, और इलेक्ट्रॉन्स का जो है ये क्लाउड है। बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ रिंग। सो दिस इज क्लियर। Now we will discuss the cycloheptatrienol cation, that is the tropylium ion, cycloheptatrienol anion, and that is the tropylium anion and tropylium radical, that is cycloheptatrienol radical. ये जो कंपाउंड है एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है और एंटो एरोमेटिक है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द cycloheptatrienol cation, that is tropylium ion. The cation can be generated by removing a hydride ion. अगर सपोज ये एक हमारे पास कंपाउंड है from the CH2 group of the 1,3,5 cycloheptatriene. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So this is 1,3,5 cycloheptatriene. अगर हम ये दिस इज यहाँ पर जो है ये वाला sp3 कार्बन है और सारे के सारे जो कार्बन हैं दीज आर sp2 कार्बन। ये जो कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइड एंड ओनली दिस कार्बन इट इज sp3 कार्बन। सो कैटायन कैन बी जनरेटेड, जो ट्रोपिलियम आयन है और ट्रोपिलियम cycloheptatrienol cation can be generated by removing a hydride ion. अगर हम यहाँ से एक हाइड्राइड आयन को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास जो है कैटायन हमें मिलता है। सो दिस इज द कैटायन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज द ट्रोपिलियम आयन। इट हैज 7 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है सो अकॉर्डिंग टू 4n + 2 इट फॉलोज हकल रूल। एरोमेटिक कंपाउंड है ये एंड हाईली स्टेबल है। तो अगर ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसके 7 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, जो पॉजिटिव चार्ज है इट कैन बी लोकेलाइड ओवर इन द ऑल ओवर द मॉलिक्यूल। सारे कार्बन्स के पास जो है ये डीलोकेलाइजेशन इसका होता है और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका भी डीलोकेलाइजेशन होता है। सो इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। सो दिस इज हाईली स्टेबल कंपाउंड और इसका एग्जिस्टेंस अवेलेबल है। ट्रोपिलियम कैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय द डीलोकेलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ओवर द 7 कार्बन एटम्स ऑफ द रिंग। जो पॉजिटिव चार्ज है उसका डीलोकेलाइजेशन हो सकता है ओवर द 7 कार्बन एटम्स ऑफ द रिंग। एंड ट्रोपिलियम आयन इज एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ मेनी एल्कलॉइड्स सच एज एट्रोपिन एंड कोकेन। ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिससे हम काफी सारे कंपाउंड्स को भी सिंथेसाइज हम लोग कर सकते हैं। अगर आप यहां पर देखें दीज आर द 7 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। जो पॉजिटिव चार्ज है उसका डीलोकेलाइजेशन कैसे होता है, तो यहां पर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां पर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। सिमिलरली इन द थर्ड वन ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आपका यहां पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये दीज आर द 7 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। इट मीन्स इट इज द स्टेबल कंपाउंड। यहां पर अगर आप देखेंगे इसको, दिस इज साइक्लोहेप्टाट्राइन 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4। सो साइक्लोहेप्टाट्राइन दिस इज sp3 कार्बन। अगर हम ये एक हाइड्राइड आयन को यहां से रिमूव कर देते हैं तो ये जो H है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके अपने चले जाएगा। सो ये हमारे पास फिर साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटायन ये हमको मिलता है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल नहीं है। सो यहां पर भी इस कार्बन के पास भी एक एम्प्टी हमारे पास p ऑर्बिटल
जो है वो अवेलेबल हो जाता है और ये रीहाइब्रिडाइज इसको कर देता है, देन इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, एंड दिस इज sp2 कार्बन। जो sp3 कार्बन है, नाउ इट कन्वर्ट्स इनटू द sp2 कार्बन, और बाकी सबके पास जो है एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, केवल यहां पर जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटायन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। नाउ इन केस ऑफ साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल रेडिकल और ट्रोपिलियम रेडिकल, इट हैज 7 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर हम इसको भी देखेंगे तो यहां पर 7 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे इसके, ये जो है इसका जो है मोमेंट वो हो सकता है, एंड इट हैज 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जब इसमें 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डू नॉट फॉलो द हकल रूल, 4n+2 रूल को ये फॉलो नहीं करता है। एंड जब ये 4n+2 को रूल को फॉलो नहीं करेगा तो इट मीन्स इट शुड बी नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये 4n रूल को भी फॉलो नहीं करता। 4n रूल फॉर द एंटी एरोमेटिक। अगर 4n रूल को फॉलो करेगा देन इट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां पर इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां पर है इलेक्ट्रॉन, 2 यहां पर, 6 एंड 1 7। सो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं। इट इज हाईली अनस्टेबल एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन disrupts the continuous planarity required for aromaticity। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, इसकी जो प्लेनरिटी को है वो डिसकंटिन्यू कर देता है। पहले जो प्लेनर मॉलिक्यूल था, नाउ इट इज नॉट ए प्लेनर मॉलिक्यूल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर देखें, ये साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटायन है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एंड दिस इज द साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल रेडिकल। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है एंड दिस इज नॉन एरोमेटिक। तो ये वाला जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस वाले ऑर्बिटल में यहां पर क्या करता है, ये इसकी जो प्लेनरिटी है उसको डिसकंटिन्यू कर देता है, एंड दिस इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। दिस इज स्टेबल कंपाउंड, this is aromatic compound, and this is unstable radical. Now cycloheptatriencyl anion, जो रेडिकल जो है अभी हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज नॉन एरोमेटिक। नाउ cycloheptatriencyl anion, दिस आल्सो हैज 7 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, लेकिन इसमें जो है 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो है डू नॉट फॉलो द 4n+2 रूल। या तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब तो ये 4n+2 रूल को फॉलो करेगा, बट इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, 2 यहां पर हैं, 2 और 2 4, 6 एंड 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जो हैं इसमें हैं। तो ये किस रूल को फॉलो करता है, 4n रूल। इट मींस इट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। ये भी जो है एग्जिस्ट जो है वो नहीं करता है। थ्योरेटिकली अगर आप देखेंगे एंटी एरोमेटिक, थ्योरेटिकली अगर हम इसको देखते हैं, बिकॉज इट फॉलोज द 4n रूल नॉट 4n+2 रूल, तो थ्योरेटिकली जो है इट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, बट ड्यू टू इनस्टेबिलिटी, क्योंकि ये कंपाउंड इनस्टेबल है, द मॉलिक्यूल लूज प्लेनरिटी एंड देयरफॉर इट बिकम्स नॉन एरोमेटिक। जैसे रेडिकल आपका नॉन एरोमेटिक था, ये कंपाउंड भी जो है नॉन एरोमेटिक हो जाता है। कैसे हो जाता है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर जो है वो डिस्कशन है। थ्योरेटिकली अगर आप देखेंगे इट इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, बिकॉज इट ओबेज 4n रूल, बट ड्यू टू इनस्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, द मॉलिक्यूल लूज प्लेनरिटी, ये प्लेनरिटी को लूज कर देता है, एंड देयरफॉर इट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड।
यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर जो है इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज नॉन एरोमेटिक। एंड ये जो जिसमें रेडिकल जो हमारे पास था साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल रेडिकल, दिस इज आल्सो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड दिस इज cycloheptatrienol anion, it is also non-aromatic compound. So जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ये अभी हम ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, बट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, व्हाट इज दिस? द साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल रेडिकल, दैट इज ट्रोपाइल रेडिकल, एंड साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल anion show the John Taylor effect. The radical and anion both are non-aromatic as per John Taylor distortion. The molecules should be anti-aromatic if we propose that the molecule is planar. अगर हम मॉलिक्यूल को प्लेनर कहते हैं तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए विद 8 पाई इलेक्ट्रॉन, बट इट इज हाईली अनस्टेबल। जो एनायन है दैट इज हाईली अनस्टेबल है। तो मॉलिक्यूल क्या करता है? मॉलिक्यूल जब हाईली अनस्टेबल होता है तो वो अपनी प्लेनरिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है, उसको प्लेनरिटी को वो खो देता है। द मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट्स प्लेनरिटी ड्यू टू इनस्टेबिलिटी एंड ब्रेक द कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। और जो कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग है पी ऑर्बिटल्स को, उसको वो ब्रेक कर देता है। फर्दर द एनायनिक 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज टू द sp3 ऑर्बिटल। और जो एनायनिक जो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे वो sp3 ऑर्बिटल में चले जाते हैं एंड डिस्टॉर्शन इन द मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। और मॉलिक्यूल में डिस्टॉर्शन हो जाता है, उसकी जो जियोमेट्री है वो जियोमेट्री चेंज हो जाती है मॉलिक्यूल की। फाइनली द प्लेनरिटी ऑफ द साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल anion, जो प्लेनरिटी है उसकी मॉलिक्यूल की, दैट इज साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें अवेलेबल हैं, इज लॉस्ट एंड द मॉलिक्यूल्स बिकम्स नॉन एरोमेटिक। तो एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक जो है वो कहलाता है। दिस इज द जॉन टेलर इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट द मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट्स इट्स जियोमेट्री। इस जॉन टेलर जो इफेक्ट है इसके अनुसार जो है मॉलिक्यूल की जियोमेट्री लॉस हो जाती है एंड एक्वायर लोअर एनर्जी स्टेट। हाई एनर्जी से वो फिर लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाता है और उसकी जो है जियोमेट्री जो है वो लॉस हो जाती है या डिस्टॉर्ट हो जाती है। एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, कोई भी अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है विद ए डीजेनरेट इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट, जहां पर भी डीजेनरेट इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट होगी, विल स्पॉन्टेनियसली डिस्टॉर्ट्स इट्स जियोमेट्री टू रिमूव डीजेनरेसी एंड लोअर इट्स ओवरऑल एनर्जी। और उसकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो कंपाउंड की काफी कम हो जाती है। तो जॉन टेलर जो इफेक्ट है वो जो है आपका जो अनस्टेबल कंपाउंड है वो स्टेबल की तरफ उसको लेके जाता है और उसकी जो प्लेनिटी है या उसकी जो जियोमेट्री है उसको वो डिस्टॉर्ट जो है वो हो जाती है और लोअर एनर्जी में जो मॉलिक्यूल है वो चला जाता है। सिमिलरली अगर आप देखें साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल रेडिकल, दैट इज द ट्रोपाइल रेडिकल, रेडिकल कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर हमने देखा था कि उसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। जो हकल थ्योरी है, हकल थ्योरी प्रिडिक्ट्स ए सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स where the single unpaired electron partially occupies a degenerate orbital set। जो पार्शियल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर पाया जाता है? दैट इज प्रेजेंट इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल सेट एंड दिस एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन, ये जो एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन हो जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का of the degenerate orbital is the condition required for the John Taylor effect to occur। और यही जो कंडीशन है उसको जॉन टेलर इफेक्ट में वो उसको प्रोसेस कर देती है। दिस asymmetric occupation of the degenerate orbitals is the condition required for the John Taylor effect to occur। So जहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा that is half filled degenerate molecular orbitals often lead to a distortion। यहां पर भी डिस्टॉर्शन हो जाता है ऑफ द रिंग टू लोअर एनर्जी।
रिमूविंग द डीजेनरेसी, और जो डीजेनरेसी है लोअर एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएगा, उसको डीजेनरेसी में, उसको जो है वो उसकी डीजेनरेसी जो है वो रिमूव हो जाती है। सपोज बोट कन्फर्मेशन में आएगा, प्लेनरिटी से जो है बोट कन्फर्मेशन में आ जाएगा, तो उसका जो मॉलिक्यूल का या बॉन्ड जो है वो छोटे हो जाएंगे या बड़े हो जाएंगे। सो रिमूविंग द डीजेनरेसी। तो हाफ फिल्ड डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो हाफ फिल्ड डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ऑफन लीड टू ए डिस्टॉर्शन ऑफ द रिंग, रिंग का डिस्टॉर्शन हो जाता है, टू लोअर एनर्जी, रिमूविंग द डीजेनरेसी, और कंपाउंड जो है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ फिर जाता है। डिस्टॉर्शन रिड्यूसेस द सिमिट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, उसकी जो सिमिट्री है मॉलिक्यूल की वो जो है वो रिड्यूस कर देता है। डिस्टॉर्शन रिड्यूसेस द सिमिट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड देयरफॉर अलाउज मिक्सिंग ऑफ ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट्स, और जो ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट्स जो है उनको वो मिक्स कर देता है। मिक्स करने के लिए जो है वो उसको परमिशन देता है कंपाउंड के लिए। और दिस इज द जॉन टेलर इफेक्ट। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच आर एंटी एरोमेटिक, बट थ्योरेटिकली दे आर एंटी एरोमेटिक, बट दे आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंड दिस डिस्टॉर्शन इन द मॉलिक्यूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन that cycloheptatrienol anion, that is C7H7 minus, is highly unstable and non-aromatic. यही जो रीजन होता है, क्योंकि हाईली अनस्टेबल जो कंपाउंड है वो उसकी क्या होता है, डिस्टॉर्शन हो जाता है मॉलिक्यूल्स में, और वो कंपाउंड जो है नॉन एरोमेटिक जो है वो कंपाउंड कहलाता है। और इसी का जो अगर आप देखेंगे जो कैटायन है दैट इज एरोमेटिक, and that follows the Huckel rule. Cycloheptatrienol cation, जो C7H7 plus है, is highly stable and aromatic, which has 6 pi electrons and does not have a degenerate ground state. तो अभी हम लोगों ने तीनों मॉलिक्यूल्स को डिस्कस यहाँ पे किया है, कौन सा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से थियोरिटिकली, और फिर वो जो है नॉन एरोमेटिक है अदरवाइज, और एनायन भी नॉन एरोमेटिक है, एंड रेडिकल भी जो है साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल का जो रेडिकल है दैट इज आल्सो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओनली द कैटायन साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटायन इज एरोमेटिक कंपाउंड। सो द मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो होता है, द मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर चेंजेस इन लोअरिंग द सिमिट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का वो चेंज हो जाता है, और मॉलिक्यूल की जो सिमिट्री है वो चेंज होती है। तो सिमिट्री जो है उसकी लोअर पोर्शन में, लोअरिंग द सिमिट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ये अभी हम कभी बाद में इसमें जॉन टेलर इफेक्ट का एक कंप्लीट लेक्चर लेंगे। द जॉन टेलर इफेक्ट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और ये जो जॉन टेलर इफेक्ट है इट प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सो थैंक यू वेरी मच। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो हैं वो केवल कॉम्पिटिशन्स के लिए एंड आपका 11th-12th क्लासेस के लिए वो आपको सब यहीं पर मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।